दोस्तों आदाब। आज मैं तदरीसी नज़म के बारे में बताती है या टीचिंग ऑफ पोइट्री सबमिटेड टू डॉक्टर सईद हयात बादशाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, AMU MC। पहला हमको तारुफ या इंट्रोडक्शन देखो। नज़र व नज़म की तदरीसी के मकासद जोंगे एक दूसरे से अलग है, इसलिए उनके तरीक़ा तदरीस में भी फ़र्क होना ज़रूरी है। ज़ाहिर अल्फाज में इजाफ़ा करके उन्हें तकरीरी व तहरीरी इजहार करने का अहल बनाया जाए, उनकी ज़हनी नशोनुमा की जाए और ज़ाहिर तदरीसी सबक को ज़हन नशीन कराया जाए। लेकिन नज़म की तदरीसी का अक्सर मकसद यही है कि बच्चों के जज्बात को मुतहर्रिक किया जाए, इनमें नज़म हवानी का शौक़ पैदा किया जाए, अल्फाज के वज़न व आहंग का एहसास दिलाया जाए, शेर व अदब के मुताला का शौक़ पैदा किया जाए, उनकी क़ुव्वत तहलील को फ़रोग़ दिया जाए, क़ुव्वत तहलील को उभारा जाए और बच्चों पर कम व बश जज्बात व एहसासात जारी करने की कोशिश की जाए जो नज़म लिखते वक्त शायर के दिल व दिमाग पर जारी व सारी थे। यानी नज़म की तदरीस का मकसद नसर की तरफ बच्चों के लिए सिर्फ अल्फाज व मालूमात फराहम करना नहीं है, बल्कि नज़म की तदरीस का अव्वलीन मकसद बच्चों की हुस्न लतफ़ को पैदा करना, उनकी क़ुव्वत मुतहलील को उभारना, उनकी ज़ौक़ व जमाल को हरकत में लाना और खूबसूरत चीज़ों को महसूस करने और उनसे लुत्फ़ उठाने की सलाहियत पैदा करना है। मकासद के इस फ़र्क ने नज़म व नसर की तदरीस में नुमायाँ फ़र्क डाला है। फिर भी चोंगे बहैसियत मजमूई नज़म की तदरीस के अक़दामात वही है जो नज़र के हैं, इसलिए हम दोनों को एक साथ ज़िक्र करेंगे और जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वहाँ नज़म व नसर के तरीक़ाकार को वाज़ेह करते चलेंगे। इस तदरीस के अहम अक़दामात मंज़र दलील है। यानी नज़र व नज़म के लिए बहुत सारे अक़दामात होती है, इसमें अहम इस होती है। पहला है तमहीद, अगेला औलाना सबक, क़िराअत मुअल्लिम, क़िराअत मुतअल्लिम, सेहत तलब, अहज़मानी, तफ़हीम व इस्तिहसान, इआदा घर का काम। पहला है तमहीद या इंट्रोडक्शन। तमहीद का लग़वी माना फुरुश बचाना या किसी का इस्तकबाल की तैयारी करने के है। इस जगह तमहीद से तकरीर या तहरीर का वह अमल मुराद है जो बच्चों की मालूमात का जायज़ा लिया जाता या तदरीसी अक़दामात में तमहीद को और मामूली अहमियत हासिल है और कामयाब तमहीद को अमूमन सबक की कामयाबी का दलील ख्याल किया जाता है या जो किसी ने कहा है कि जिस काम का आगाज़ अच्छा होता है बल मालूम इसका अंजाम भी अच्छा होता है। आम तौर पर देखा गया है कि अगर बच्चे शुरू में सबक से दिलचस्पी लेते हैं तो फिर उनका अनहमाक हर लम्हे पढ़ा जाता है और पूरे सबक को बड़े और और दिलचस्पी सुनते हैं। इसके बरअक्स बेरबता और हश्क, बेकैफ और दिलचस्पी तमहीद बच्चों को सबक से नफ़रत और अलचहन पैदा कर देती है। तस्वीर, मॉडल, चार्ट, हाके, नक्शे, कहानी, तस्वीरी कहानी और सवाल जवाब और हर चीज़ से तमहीद ही मदद ली जा सकती है। तमहीद सबक की सिर्फ रुजू करना का एक ज़रिया है, इसलिए इस सबक का जुज़ अयाल करना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट तमहीद के लिए देना चाहिए और इसके बाद असल सबक का आगाज़ कर देना चाहिए है। यही बात कहने ज़रूरत है, बाज़ मुअल्लिमीन तमहीद से सबक का उन्वान अहात करने की शोरी कोशिश करती है, यह तरीका गलत है। आलाने सबक, इंट्रोडक्शन टू द लेसन।
تمہید کے بعد جب یہ اندازہ ہو جائے کہ طلبہ تدریس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو گئی ہوں تو سبق کا اعلان کر دینا چاہیے اور طلبہ سے کہنا چاہیے کہ وہ اپنے درس کتاب کو فلاں سبق کہہ لیں۔ اس جگہ معلوم کو سبق کے نفس مضمون کی اہمیت پر روشنی ڈالنی چاہیے۔ مثلاً اگر اقبال کے عنوان کا سبق پڑھا ہے تو سبق کی قراءت سے پہلے اقبال کی شخصیت اور شاعری کا مختصر تعارف طلبہ سے کرایا جائے، ان کی شاعرانہ عظمت کو چند لفظوں میں اجاگر کیا جائے اور ان کی قومی و دینی خدمات کی طرف توجہ دلائی جائے۔ ان کی زندگی اور سیرت کے بعض ایسے اور اہم پہلوؤں کو سامنے لیا جائے جو طلبہ کی دلچسپی کا سبب ہو۔ ان سے یہ فائدہ ہوگا کہ طلبہ کو سبق کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا اور وہ سبق کو ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنے کے تیار ہو جائیں گا۔ تیسرا، قراءت معلم، ریسائٹیشن بائی دی ٹیچر۔ اعلان سبق کے بعد درس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ دوسری اور تیسری جماعت تک کے طلبہ کے لیے زیادہ مفید یہ ہے کہ پہلا چند منٹ اس میں خاموش مطالعہ کرایا جائے اور اس کے بعد معلم نمونے کے طور پر سبق کی قراءت کرے، لیکن چوتھی اور پانچویں جماعت کے بعد خاموش مطالعہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ معلم کو نمونہ کے طور پر قراءت پیش کرنا چاہیے۔ نمونے کی قراءت کا اصل مقصد یہ ہے کہ طلبہ میں صحیح اور مناسب و مؤثر لب و لہجے میں اردو پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور اس لیے ضرورت ہے کہ معلم کی قراءت نہایت مؤثر ہو۔ اس کا لب و لہجہ، رفتار قراءت، آواز اور تلفظ سب درست ہو۔ معلم کی قراءت جس قدر مناسب اور مؤثر ہوگی، طلبہ اس قدر درس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے برعکس اگر معلم نے خود صحت، تلفظ اور آواز کے اتار چڑھاؤ اور انداز قراءت میں احتیاط سے کام نہیں لیا تو مثال قراءت کا مقصد فوت ہو جائے گا اور اس سے فائدہ کی بجائے طلبہ کو نقصان پہنچے گا۔ کامیاب مثال قراءت سے صرف یہی نہیں کہ طلبہ کو تلفظ کی درستگی، الفاظ کی تفہیم اور مختلف قسم کی عبارتوں کو مؤثر لب و لہجے سے پڑھنے میں مدد ملتی ہے، بلکہ نفس مضمون کو ذہنی نشان کرانے میں بھی بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تدریسی نظم کی کامیابی کا سارا انحصار مثال قراءت پر ہے۔ نظم کو پڑھانا بھی ایک خاص فن ہے۔ بعض معلمین نظم پڑھنے کی فطری صلاحیت رکھتے ہیں اور نظم پڑھانے کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن بعض معلمین نظم پڑھانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ نظم پڑھنے میں تحت اللفظ پڑھنے کی ہوتی ہے اور ترنم سے پڑھنے میں ان کا اثر کم ہو جاتا ہے یا زائل ہو جاتا ہے۔ بعض نظموں کا اثر ترنم سے 2 بار ہو جاتا ہے، اس لیے معلم کو سوچ سمجھ کر نظم پڑھنے کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ یقیناً کامیاب نظم خوانی کا مفہوم یہ ہے کہ طالب کے دل و دماغ پر تھوڑا دیر کے لیے کم و بیش وہی فضا طاری ہو جائے جو نظم لکھتے وقت ساری پر طاری تھی۔ قراءت متعلم، ریسائٹیشن بائی دی اسٹوڈنٹ۔ مثالی قراءت کے بعد معلم کو چاہیے کہ وہ متعدد طلبہ سے پڑھی ہوئی نظم یا نثر کو پڑھوائے۔ بعض نثر اسباق اور نظمیں مکالمہ یا ڈرامہ کی صورت میں ہوتی ہیں۔ انہیں مئات کے سامنے مکالمہ یا ڈرامہ کے انداز میں مختلف طلبہ سے ایک ساتھ پڑھوانا ہوگا۔ نظم خوانی کے لیے چھوٹی جماعت میں گروہ بندی اور بھی مفید ہوگی، اس لیے کہ طلبہ ساتھ مل کر گانے یا نظم پڑھنے میں ایک خاص قسم کی خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جب تک طلبہ کو باقاعدہ ترغیب نہیں دی جائے تدریس کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ثانوی جماعتوں میں انفرادی نظم خوانی ہی طلبہ کے لیے مفید ہوگی۔ اگر طلبہ نظم یا نثر کی قراءت ناکام نظر آئے تو معلم کو دوبارہ
दोबारा से 12 नमूने के तौर पर क़िराअत करने चाहिए, लेकिन पढ़ने के दौरान में तलबों को बार बार टूट किनाए मना करना मुनासिब नहीं है, बल्कि क़िराअत के बाद बच्चों की तवज्जो दोबारा मिसाली क़िराअत की तरफ मुबज्जिल कराना चाहिए और फिर इसकी तक़लीद पर ज़ोर दिया जाए। सेहत तलफ़्फ़ुज़ राइट प्रोनाउंसिएशन। तलबों की क़िराअत के वक्त उनके तलफ़्फ़ुज़ और लहजे पर खास नज़र रखनी चाहिए, लेकिन दौरान क़िराअत तलबों को इनकी गलतियों पर टोकना या रोकना दुरुस्त नहीं, बल्कि क़िराअत के बाद इनकी तवज्जो गलतियों की तरफ मुतवज्जिल कराना चाहिए। तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी का तरीका यह होगा कि जिन लफ्ज़ों का तहत तलबा गलत अदा करें, उन्हें मुअल्लिम को तहत स्याह पर खामोशी लिखते रहना चाहिए या इशारत की किताब में नोट कर लिया चाहिए, ताकि सारी गलतियाँ हाफिज़ में रहने और बाहर तलफ़्फ़ुज़ की सेहत कराई जा सके। बाद अज़ान जिन तलबा ने गलतियों की तहीन पहले उन्हें इन अल्फाज को पढ़वाया जाए। अगर यह फिर गलती करेंगे तो इन पर अराब लगाकर पढ़वाना जाए और मश्क के लिए तलबे से अलग अलग इन अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़वा कर सारे तलबों को गोश गंजार कर लिया जाए। अहद मानी मीनिंग फॉर्मेशन। चूँकि उर्दू तदरीस का अहम मकसद यही है कि तलबों को ज़ाहिर अल्फाज में इजाफ़ा किया जाए, इसलिए नई अल्फाज में मायना और इस्तेमाल पर ज़ोर देना निहायत ज़रूरी है। नज़म की तदरीस में अल्फाज व मायने पर ज़ोर देना मुनासिब नहीं। नज़म की तदरीस का खास मकसद चूँकि तलबों के जज्बात को मुतहर्रिक करना, शेर व नहन का ज़ौक़ और मुतालिया का शौक़ पैदा करना और नज़म ख़वानी से उन्हें लुत्फ़ अंदाज़ कराना है। इसलिए दौरान तदरीसी अल्फाज की तशरीह और उनकी साहत और उनकी मायने के मसाइल कर इसको बेकैफ बनाना किसी तरह मुनासिब नहीं है। अगर नज़म में चंद अल्फाज ऐसी है जिनका मफ़हूम वाज़ेह करना ज़रूरी है, तो इनके लिए मुअल्लिम मुतअद्दिद अल्फाज से मदद ले सकता है। मसलन नज़म में तो एंकर का लफ्ज़ आया है, इस लफ्ज़ के मायने मुअल्लिम बातों बातों में मदद लिया दौलतमंद कहकर आसानी से वाज़ेह कर सकता है। यह भी हो सकता है कि मुश्किल अल्फाज के मायने तदरीसी से पहले तलबे पर वाज़ेह कर दिया जाए। तफ़हीम व इस्तिहसान। अगला है तफ़हीम व इस्तिहसान, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। नफ्स मज़मून को तौज़ीह अशिया कहानी मुतरादिफ़ात वाक़ियात और तकरीर के ज़रिए ज़हन नशीन कराया जा सकता है। तकरीरी तरीका इब्तिदाई और सानवी जमातों के लिए कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं है। अगर इसे इख्तियार करना ज़रूरी हो तो मुनासिब सवालात के ज़रिए तलबों को दरसी में शरीक रखने की कोशिश करनी चाहिए, वरना अगर साफ मुअल्लिम बोलता रहा और तलबों के इसमें अमल में शरीक न किया गया तो सबक बेजान हो जाएगा। अगर तलबों की मालूमात, दिलचस्पी, उम्र, माहौल, जिली मीलानात और ज़ौक़ व शौक़ का लिहाज रखकर मुख्तलिफ अशिया, मॉडल, चार्ट, तस्वीर, हाके, नक्शे, मुतरादिफ तस्वीरी कहानियाँ, वाक़ियात, अमसाल, इशारे, सवालात व जवाबात का ज़रिए नफ्स मज़मून को समझना चाहिए। आदह रिकैपिचुलाइजेशन इसका उर्दू वर्ड है आद के माने है किसी चीज़ का दोहरान। इसी जगह आदा से ऐसा अक़दम मुराद है जिसमें इस बात का जायज़ा लिया जाता है कि तलब ज़ाहिर तदरीस सबक को पूरे तरह ज़हन नशीन कर सकते हैं या और अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो आद का ज़रिया इस पूरा किया जाए। आधा सबक बहैसियत मजमूई तलब के सामने आ जाता है और पूरे सबक का खुलासा इनकी ज़हन में महफूज हो जाता है। नज़म की तदरीस में नज़म को दोबारा सुनाना या इस मफ़हूम का कोई दूसरी नज़म पढ़वाना निहायत मुनासिब होगा।
माँ सवाल व जवाब के रास्ता पर जमात को छोड़ देने नज़म हानि के लطف को ज़ायल करना है, इसलिए इससे पर हाइस करना बेहतर है। घर का काम, होमवर्क। आखिर में अगर थोड़ा बहुत काम घर के लिए दिया जाए तो हर्ज नहीं है। यह काम हमेशा अमली नौइयत का होना चाहिए। कहानी और नज़म को याद करके ज़बान सुनाने के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन घर का काम मुख्तसर होना चाहिए। मैं मेरा सेमिनार इसमें ख़त्म करता हूँ। सबके लिए मेरा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।